नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है अखिलेश यादव, दूसरी है आरोपी हिना शेख, तीसरा है अतीक अहमद, चौथा है मुख्तार अंसारी। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी का दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज की हितों को लेकर हमेशा ढूल मूल नीति रही है। इसी वजह से सपा पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। मायावती ने कहा कि सपा का दलितों, अति पिछड़ी जातियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जी के प्रति जातिवादी विद्वेष का लंबा इतिहास है। इस कारण साल 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था और उस दौरान पार्टियों का गठबंधन टूटा था। सपा अगर कांशीराम की सोच के हिसाब से यूपी में गठबंधन सरकार चलाती रहती तो गठबंधन में कभी दरार नहीं पड़ती। सपा बीजेपी से लड़ने के बजाय बीएसपी को ही कमजोर करने का काम कर रही है। मायावती के मुताबिक सपा का दलित विरोधी चरित्र किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। इस कारण उन्होंने संसद में आरक्षण का ठेकड़ा फोड़ डाला था। साथ ही दलित विरोधी व्यवस्था को यूपी में बिना उचित सोच विचार के लागू करके सरकारी कर्मचारियों को बड़ा आघात पहुंचाया। मायावती ने कहा कि सपा के शासनकाल में महान दलित संतों के प्रति जातिगत द्वेष किसी से छिपा नहीं है। इसके लिए उस पार्टी को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार की ओर से भीमराव अंबेडकर उद्यान पार्क और कांशीराम उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया। ये सब समाजवादी पार्टी के दामन पर ऐसे काले धब्बे हैं जो कभी धुलने वाले नहीं हैं। दरअसल साल 1993 में सपा और बसपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इसके बाद यूपी में इनके सरकार बनी। इसके 2 साल बाद ही दोनों पार्टियों के बीच मतभेद होने लगे। इसके बाद 2 जून 1995 को बसपा मुखिया मायावती ने गठबंधन तोड़ने को लेकर स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई। इसी दौरान सपा नेताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। आरोप लगा कि सपा के नेताओं ने मायावती के साथ बदसलूकी भी की थी, जिस वजह से अब अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि बुआ ने बबुआ को जमकर लताड़ा है। अगली खबर में बात आरोपी हिना शेख की। गुजरात की सूरत पुलिस ने ड्रग्स की स्मगलिंग करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पहचान हिना शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 507 ग्राम प्रतिबंधित मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद किया है। इस ड्रग की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी हिना शेख पति के जेल जाने के बाद से ड्रग्स का कारोबार संभाल रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक खूबसूरत महिला बुर्के की आड़ में ड्रग्स का धंधा कर रही है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला पर नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही छापेमारी करते हुए उसके घर से 507 ग्राम मेफेड्रोन समेत 10,000 रुपये और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जब्त ड्रग्स की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हिना शेख को ड्रग्स की सप्लाई साहिल अरविंद भाई गोसाई नाम का शख्स करता था। वो मुंबई से लाकर यहां सप्लाई करता था। इसके अलावा पुलिस वसीम मुस्ताक मिर्जा शेख नाम के शख्स की भी तलाश में जुटी है। आरोप है कि वसीम भी इस काले धंधे में शामिल था। हिना शेख का शौहर इस्माइल मुबारक शेख गुजरात के सूरत जेल में बंद है। आरोप है कि वो भी इस कारोबार का हिस्सा था। पुलिस ने उसके पास से कोकीन बरामद की थी। इसके अलावा इस्माइल के ऊपर हत्या की कोशिश और हत्या का भी आरोप है। कहा जा रहा है कि इस्माइल के जेल जाने के बाद से हिना ड्रग्स के धंधे में उतर गई थी। इस मामले में सूरत पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर का कहना है कि पुलिस सितंबर 2020 से नो ड्रग्स इन सूरत सिटी नाम का एक अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत ड्रग्स के धंधे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर ड्रग्स के नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही है। अब तक करीब 15 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 257 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तीसरी खबर में बात अतीक अहमद की। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अतीक अहमद को साल 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अतीक अहमद को इस सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। अब उसे वापस साबरमती जेल भेज दिया गया है, जहां जेल में अतीक को कैदी नंबर D17052 की नई पहचान मिली है। इसके साथ ही अय्याशी की जिंदगी जीने वाला अतीक अब जेल में रोटी दाल और चावल खा रहा है। जेल में अतीक अहमद की बैरक भी बदल दी गई है और उसे सजा याफ्ता कैदियों के पक्के बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही माफिया अतीक को साबरमती जेल में झाड़ू लगाने और भैंसे धोने के साथ ही बढ़ई का काम भी दिया गया है। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी ठहराया था, लेकिन साल 2006 में उमेश पाल अपहरण मामले में गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद और 2 अन्य को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ और 6 अन्य को इस मामले में बरी कर दिया गया। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर इखलाक अहमद को मेरठ के नौचंदी इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश सिंह ने कहा कि पूरी छानबीन के बाद माफिया अतीक अहमद के बहनोई को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक का बेटा असद और शूटर मुस्लिम गुड्डू और साबिर मेरठ आए थे। अब एसटीएफ ने डॉक्टर इखलाक को शूटरों के संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। चौथी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मानो माफियाओं पर मुसीबतों के पहाड़ से टूट पड़े हों। जहां एक और अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में सजा मिल चुकी है, वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर भी अदालत जल्द ही बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। साल 2007 में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उसके भाई मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या 29 नवंबर 2005 को हुई थी, उनको आधार बनाते हुए किया गया था। साथ ही मुख्तार अंसारी पर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी मामला शामिल था। इस मामले में लगातार कोर्ट के तरफ से कार्रवाई चल रही थी। अभी हाल ही में इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में बहस हुई है। कोर्ट इस मामले पर फैसला 15 अप्रैल को सुना सकती है। अधिक जानकारी देते हुए सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2007 में अफजाल अंसारी पर विधायक की हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्याकांड के साथ ही वाराणसी के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड और उनके अपहरण मामले पर मुकदमा दायर किया गया था। इसके साथ ही वकील श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में बहस की गई, जो बाकी बहस को पूरा किया गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 15 अप्रैल 2023 को निश्चित की है। इसी दिन इस मामले का फैसला आ सकता है। दरअसल साल 2005 में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के बसनिया चट्टी पर कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 22 नवंबर 2007 को मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 2012 में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वहीं अब इस मामले पर कोर्ट 15 अप्रैल को फैसला सुना सकती है, जिससे मुख्तार अंसारी की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब अगला नंबर मुख्तार का ही है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।